गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीए फाइनल ईयर के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने गुहिल वंश का अध्ययन करते हुए जेतर सिंह, उनके पुत्र तेज सिंह, उनके पुत्र समर सिंह के इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। आज हम समर सिंह के पुत्र रावल रतन सिंह के बारे में बात करेंगे। ये समर सिंह के उत्तराधिकारी थे। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक रावल रतन सिंह और दूसरा कुंभकर्ण। रावल रतन सिंह जो कालांतर में मेवाड़ के महाराणा बने और उनके समय की प्रमुख घटना है चित्तौड़ का युद्ध और चित्तौड़ का साका। लेकिन उनके दूसरे पुत्र का नाम कुंभकर्ण था, जो उस समय नेपाल चले गए थे और नेपाल में उन्होंने राज्य स्थापित किया और वर्तमान शाही जो नेपाल का वंश है वो उनके ही वंशज या उत्तराधिकारी है। अब हम बात करते हैं रावल रतन सिंह के कार्यकाल के बारे में। रावल रतन सिंह के समय की जो प्रमुख घटना है उस घटना के बारे में हम बात करें तो वो घटना है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण और चित्तौड़ विजय। ये सबसे प्रमुख बड़ी घटना है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण, खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण और विजय। अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। यदि इनके कारणों को ढूंढे तो पहला कारण यह है कि खिलजी महत्वाकांक्षी वह साम्राज्यवादी था, अति महत्वाकांक्षी और अति साम्राज्यवादी था। दूसरा, चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व। तीसरा, चित्तौड़ का भौगोलिक दृष्टि से मालवा व गुजरात मार्ग पर होना। चौथा, गुजरात में चित्तौड़ के राजाओं का बढ़ता प्रभुत्व। गुजरात में भी चित्तौड़ के राजाओं का बढ़ता हुआ प्रभुत्व। और पांचवा कारण है जो अति विशिष्ट है, रावल रतन सिंह की परम सुंदर रानी पद्मिनी की प्राप्ति की खिलजी की चाह। तो ये 4-5 कारण थे। पहला, खिलजी का अति महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना। दूसरा, चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामाजिक महत्व। तीसरा, चित्तौड़ का भौगोलिक दृष्टि से मालवा और गुजरात के मार्ग पर स्थित होना। चौथा, गुजरात में चित्तौड़ के राजाओं का बढ़ता प्रभुत्व। और पांचवा, रावल रतन सिंह के उस समय अति सुंदर, परम सुंदर महारानी थी जिसका नाम पद्मिनी था और उसके बारे में जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त होता है और अलाउद्दीन खिलजी उसी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर अभियान करते हैं, ऐसा एक मान्यता में है। इस मान्यता की शुरुआत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से है, पद्मावत से ली गई है। इसी मत को इतिहासकार दशरथ शर्मा भी सत्य मानते हैं।
देखिए, ये तो थे कारण। अब हम बात करते हैं चित्तौड़ युद्ध के बारे में। तेरह सौ तीन में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं और चित्तौड़ पर 7-8 माह तक घेरा, 6 से 8 माह तक घेरा डाल के रखते हैं। और वहां के सुल्तान, वहां के रावल रतन सिंह ने भी उनका प्रतिशोध किया। राजपूत सेना ने रावल रतन सिंह और सेनापति गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया किया। केसरिया करने का अर्थ होता है कि वो रणभूमि में अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान दिया या वीर गति को प्राप्त हुए। रावल रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा और बादल, जो कि रिश्ते में चाचा और भतीजा थे पद्मिनी के, उन लोगों ने वीरता का, अदम्य साहस, पराक्रम और शूरता का प्रदर्शन वीरभूमि, रणभूमि में किया और वो अपने सर्वोत्कृष्ट बलिदान को प्राप्त हुए। इस प्रकार इस युद्ध के बाद में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो शासन है वो अपने पुत्र खिजर खान को सौंप दिया। खिजर खान को अपने पुत्र को वहां का शासन सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। खिजर खान को वहां का सुल्तान गवर्नर घोषित कर दिया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध के परिणाम क्या हुए। इस युद्ध के परिणाम ये हुए कि राजपूताना में जो विजय का प्रयास था खिलजी का, इस युद्ध के बाद और सुदृढ़ हो गया। मालवा और गुजरात के साथ दिल्ली के जो संबंध थे, उसके बीच में यदि कोई रोड़ा बन सकता था तो यह मार्ग व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से बिल्कुल सहज हो गया, क्योंकि चित्तौड़ पर अब दिल्ली के सुल्तानों का कब्जा हो गया। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में जो अदम्य साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम का जो प्रदर्शन रावल रतन सिंह और विशेषकर उसके सेनापति गोरा और बादल ने किया था, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने रणभूमि में जो केसरिया किया था, वो केसरिया बना करने के बाद में वो आज तक आने वाले सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। केवल वो नहीं, बल्कि उस समय महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 चित्तौड़ के दुर्ग में महिलाओं ने, स्त्रियों ने अपनी अस्मिता और सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर का अनुष्ठान किया। एक तरफ केसरिया हो गया, दूसरे तरफ जौहर भी हो गया। तो जो महिलाएं हैं, पद्मिनी भी हमारी भारतीय संस्कृति और स्त्री के सतीत्व के प्रतीक के रूप में आज भी प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है। तो एक तरफ केसरिया हो गया, दूसरी तरफ जौहर हो गया। केसरिया और जौहर दोनों होने के कारण यह मेवाड़ का पहला साका भी कहलाता है, मेवाड़ का प्रथम साका, जो कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय रावल रतन सिंह के नेतृत्व में और गोरा बादल के सेनापतित्व में केसरिया और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं द्वारा अपनी अस्मिता और सतीत्व की रक्षार्थ जौहर अनुष्ठान के रूप में यह मेवाड़ का प्रथम साका हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो पद्मिनी की जो कथानक है पद्मावत, उस कथानक पर मैं डिटेल में न जाकर के यह बता सकता हूं कि उस कथानक में पद्मिनी को श्रीलंका की राजकुमारी बताया गया है। उसके पास एक मनुष्य की तरह बोलने वाला तोता हीरामन था और उस तोते की सूचनार्थ
रतन सिंह श्रीलंका पहुंच जाते हैं और पद्मिनी को प्राप्त करके यहां लाते हैं। उनके दरबार में एक राघव चेतन नाम का तांत्रिक होता है, वो अपनी कुदृष्टि पद्मिनी पे डालता है और इसकी सूचना राजा को मिलती है। राजा उसे देश निकाला दे देता है और देश निकाले के बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है और उस दरबार में जाकर के परम सुंदरी के बारे में वृतांत सुनाता है। इससे खिलजी की चाह हो जाती है पद्मिनी को प्राप्त करने की। खिलजी आक्रमण करता है और रतन सिंह को बंदी बना लेता है। फिर महारानी उसे छुड़ाने के लिए जाती है। पालकियों में गोरा और बादल के नेतृत्व में रजपूती क्षत्रिय अपनी तलवारों के साथ में होते हैं। युद्ध होता है, रतन सिंह को छुड़ा लिया जाता है और इस प्रकार से यह कथानक है। अंततः रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त होते हैं और पद्मिनी उधर जौहर का अनुष्ठान कर लेती है। यह है इस का कथानक, जिसको अधिकतम इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते, जिसमें हीराचंद, गौरीचंद ओझा इत्यादि, लेकिन कुछ इतिहासकार इस घटना की सत्यता पर संदेह नहीं कर सकते, जिनमें राजस्थान के सबसे प्रमुख इतिहासकार है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ऐसे इतिहासकार है जो पद्मिनी की घटना को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आज इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।